हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस फिलोसफर को पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्ल मार्क्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत रेवोल्यूशनरी फिलोसफर है। काफी चेंज आया है इसकी वजह से दुनिया में। ठीक है, इसकी हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पढ़ेंगे, जिसको हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चलूँ कि मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के अलावा और भी कई सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी और टॉप नॉच टीचर्स की वीडियोस मिलेगी। मैं ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, हर सब्जेक्ट अपने जो टीचर है वो उनके बेस्ट टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। सो जर्मनी बोर्न थे ये। शुरू से ही इनके अंदर कह लो रेवोल्यूशन का एक, क्या बोलते हैं इसको, कीड़ा था। ठीक है, सो 1842 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया एज एन एडिटर। वहां पर इन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी बातें लिखना शुरू कर दी, जो कि स्टेट अगेंस्ट नैरेटिव इनका हमेशा होता था। सो इन्होंने स्टेट अगेंस्ट नैरेटिव जो स्टार्ट शुरू से ही अपनी जिंदगी में बिल्ड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनको अपनी उस जॉब से हाथ धोना पड़ा। फिर इसके बाद ये पेरिस चले गए। पेरिस में जाके ये मिले एंजल से। ये इनका बन गया जिगरी यार। ठीक है, ये और इनके दोनों के व्यूज एक जैसे ही थे। दोनों के व्यूज कम्युनिज्म के व्यूज से, कम्युनिज्म होता क्या है और ये सारा इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में आपको कम्युनिज्म सारा समझ आ जाएगा, क्योंकि कम्युनिज्म का व्यू इसने दिया था। तो सबसे पहला ये कम्युनिज्म का जो कह लो ऑफिशियली किसी ने अगर कम्युनिज्म की बात की थी ना, तो वो था कार्ल मार्क्स। तो काफी देर तक चाइना इसके ऊपर चलता रहा और अभी भी कम्युनिज्म के ऊपर चाइना जो है वो काफी बिलीव करता है। सो मेन कैप कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की भी बहुत अरसे लड़ाई होती रही। तो इसकी अलग वीडियो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम कम्युनिज्म को समझेंगे और कार्ल मार्क्स को समझेंगे वो क्या कहता है। अगर आपने कार्ल मार्क्स की बात को समझ लिया तो कम्युनिज्म को समझ लिया। ठीक है, सो उस इसके एंजल के साथ मिलकर इसने और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात लिखना शुरू कर दी। स्टेट अगेंस्ट नैरेटिव इसने फैलाना शुरू कर दिए। फिर इसको पेरिस से भी निकाल दिए गए अपने रेवोल्यूशनरी व्यूज की वजह से। ठीक है, और फिर इसने जाके जी कम्युनिस्ट कोरेस्पोंडेंस कमेटी एक ज्वाइन की और अपना एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ड्राफ्ट पब्लिश किया, जो कि दुनिया में आज भी बहुत मकबूल है। और कई नेशन जो है वो इसको अडॉप्ट भी करना चाहती हैं। पाकिस्तान में भी एक बंदा है जवाद अहमद, वो भी, उसके भी कम्युनिज्म के व्यूज है। वो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी भी। तो वो भी कम्युनिज्म का बिलीवर है और वो कम्युनिज्म लाना चाहता है पाकिस्तान में। लेकिन उसके साथ कोई है नहीं, क्योंकि ये सिस्टम जो है मुझे भी ऐसा इतना पसंद नहीं है। बाकी आप खुद इसका हिसाब लगाएं कि ये सिस्टम ठीक है कि नहीं ठीक है। अच्छा जी, इसने सबसे पहले तो बात की ना कि मैं एक कम्युनिस्ट निजाम लाना क्यों चाहता हूँ। एक ऐसा निजाम जिसके अंदर सब इक्वल होंगे। ठीक है, कम्युनिज्म में क्या होगा, सब इक्वल होंगे, सबको बराबर पे मिलेगी। कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई रिच क्लास नहीं होगी। ठीक है, सबकी इक्वल पे होगी, सबको इक्वल घर मिलेंगे, सबको इक्वल बड़े घर होंगे, इक्वल कार्स होंगी। सब कुछ बराबर होगा। कोई रेस नहीं है, कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, सब बराबर है एक कंट्री के अंदर। तो ये चाहता। ठीक है, और ये चाहने की वजूहत क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इसने कहा कि अभी जितने भी मुल्क है या जिधर भी कोई गवर्नमेंट चल रही है, कहने को तो वो डेमोक्रेसी है, लेकिन वो क्या है, वहां पर जो रिच क्लास है वो डोमिनेट कर रही है। ठीक है, डिक्टेटरशिप, प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट होते हैं रिच क्लास, वो क्लास जो डोमिनेट कर रही है। ठीक है, वो प्रोलेटेरिएट होते हैं, और बोर्गस वो क्लास होती है जो कि पिस रही है। ठीक है, सो प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट्स जो है वो क्या करते हैं, दबाते हैं जो होते हैं ओप्रेसर्स। और बोर्गस कौन से होते हैं, जो होते हैं ओप्रेस्ड, जिनको दबाया जाता है। ठीक है, सो एक्सप्लॉयटर्स और ओप्रेस्ड की एक जो है दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं हमेशा, हर जगह पे, हर कंट्री पे, हर मुल्क में, हर स्टेट में ये दो क्लासेस लाजमी एग्जिस्ट करती है। उसने ये बात की और आपकी पूरी हिस्ट्री से बड़ी बड़ी है। आप जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लें, जितनी मर्जी अवाम मिल जाए, इनकलाब ले आए, लेकिन ये दो क्लासेस जो है ना वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, एक एक्सप्लॉयटर्स और एक ओप्रेसर। सो इस सिस्टम को, इस ये जो शुरू से चलता आ रहा है हिस्ट्री के स्टार्ट से, इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका उसने कहा कि है, वो ये कि कम्युनिज्म को ले आया जाए। कम्युनिज्म मतलब सब बराबर। फिर इसने कहा कि जी डोमिनेंस ऑफ रिच है हर जगह पे। अभी भी आप देख रहे हैं, अगर किसी गरीब के खिलाफ कोई पुलिस का केस बनता है तो उसको थाने पर जाके चार छितर भी मार लेंगे। लेकिन अगर किसी रिच के खिलाफ केस बनता है तो उसको एक थप्पड़ या उसको हल्का सा टच करने पे भी पुलिस डरेगी। ठीक है, और ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेल्थ है। और ये जो सारे मसले हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी दो क्लासेस क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, और हर जो बोर्गेस क्लास वाला होता है वो
हमेशा स्ट्रगल में लगा रहता है कि काश मैं किसी तरह प्रोलेटेरिएट वाली क्लास में चल जाऊं, और जब वो प्रोलेटेरिएट वाली क्लास में चला जाता है तो वो खुद भी वही बन जाता है। ठीक है, और वो फिर वो प्रोलेटेरिएट बोर्गस वालों को दोबारा रख देता है। आप जितनी इंडियन मूवीज आ रही है उनको उठा के देख ले, क्या होता है, वो पुष्पा मूवी आई थी, वो बंदा खुद भी क्या होता है, एक छोटी सी क्लास से निकल के एक बड़ी क्लास में जाता है और फिर खुद वही बन जाता है। जितनी बड़ी बड़ी मूवीज हैं जिसमें आप देखते हैं कि एक छोटा बंदा जो कि अमीर बनना चाहता है, वो गुंडा बनता है, फिर गुंडा बन के वो फिर वही वही गुंडेपन वाले ही काम करता है। सो ये जो है ना, एक कह लो कि आप इस पूरे सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कम्युनिज्म लाया जाए, ये कहता था कार्ल मार्क्स, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, अच्छा, एक उसने बात ये की, दूसरे का ये मेन वजह ये है कि एक सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मसले आए हुए हैं। अब सरप्लस वैल्यू क्या होती है? सरप्लस वैल्यू होती है जिस चीज पे आपने, अगर लेट अस सपोज मैं एक शूज बना रहा हूँ ना, उसकी कॉस्ट, सॉरी, उसकी प्राइस, रिटेल प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू होती है सरप्लस वैल्यू, मतलब कि नेट प्रॉफिट। ठीक है, वो ये कहता है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये कार्ल मार्क्स कब का बंदा है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहे थे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी और इंडस्ट्रीज बहुत प्रोग्रेस कर रही थी। ठीक है, और उस वक्त जो रिच क्लास थी जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई थी, वो कह लो भर भर के पैसे बना रहे थे। और उस टाइम तक जो लेबर्स थे उनके लिए कोई भी अच्छे कानून नहीं बने थे। जैसे आपको लेबर्स के लिए कानून है कि सिर्फ 8 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं करेंगे और छुट्टियां इतनी मिलनी चाहिए, इतनी तनख्वाह मिनिमम वेज होनी चाहिए, तब ऐसे कुछ कानून ही बने थे और लेबर्स के साथ बहुत नाइंसाफी होती थी। ठीक है, सो इसने कहा कि एक सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक सरप्लस वैल्यू की थ्योरी है, जो कि क्या होता है कि जब भी कोई चीज एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है ना, या जो एक रिच क्लास जो है वो एक इंडस्ट्री लगाती है, तो उसमें एक लेबर जो होता है वो एज अ मशीन का काम, एज अ मैकेनिकल पार्ट का काम करते हैं। ठीक है, वो चलता है तो ये सरप्लस वैल्यू क्रिएट होती है। सरप्लस मतलब वही जो नेट प्रॉफिट क्रिएट होता है। तो वो चीजें जब बिकती है मार्केट में, तो एक मैसिव किस्म का प्रॉफिट प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका लेबर को उसका कह लो सिर्फ 0.5% या इससे भी कम मिलता है। इससे तो बहुत ही कम मिलता है वैसे एक लेबर को, अगर आप अभी भी देखें ना इंडस्ट्री, तो इससे भी बहुत कम मिलता है। 0.5 के 0.0001% मिलता है। खैर ये परसेंटेज में उसने बात नहीं की, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो उसने कहा कि उस सरप्लस वैल्यू का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो आप लेबर को देते हैं, बाकी सारा जो है ये जो वो क्लास है, प्रोलेटेरिएट की क्लास, वो खा जाती है। और यही सबसे बड़ा मेन वजह है जिसकी वजह से इक्वल राइट्स नहीं सबको मिल पा रहे। ठीक है, जिसकी वजह से ये दो क्लासेस क्रिएट हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो रिच वाला जो बंदा, वो सरप्लस वैल्यू से इतना बड़ा चंक ले जाता है कि जो पुअर है वो पुअर ही रहता है हमेशा। वो कभी रिच बन ही नहीं पाता, वो कभी ऊपर जा ही नहीं पाता, क्योंकि वो कभी इतना बड़ा चंक उसमें से ले ही नहीं पाता कि वो रिच बन सके। ठीक है, और ना रिच वाले कभी पुअर को लेने देते। सो एक एक प्रोलिटेरिएट के लिए, एक ओप्रेसर के लिए, हम लोग जो लेबर्स हैं, कंसीडर मी एज अ लेबर, सो जो लेबर्स हैं वो जस्ट एक मैकेनिकल पार्ट है एक मशीन का, जो कि जब खराब हो जाएगा वो उसको उठा के फेंक देंगे और उसकी जगह एक नया पार्ट लगा देंगे। ना उसके लिए कोई हेल्थ की बात, ना उसके लिए कोई कानून साजी, ना उसके लिए कोई मिनिमम वेज, बस आप एक उसको यूज कर रहे हैं और उसको यूज करके आपने टिश्यू पेपर की तरह फेंक देना है। ठीक है, ये उस टाइम की बात करूं जब कोई कानून नहीं बने हुए थे लेबर्स के लिए। ठीक है, सो इसने कहा कि मेरी वजह से वर्किंग क्लास में एक अवेयरनेस आएगी, और फिर क्या होगा, ये जो सरप्लस वैल्यू जिन लोगों ने ये क्रिएट किया मसला सरप्लस वैल्यू वाला, उन लोगों को उठा के सारे बाहर फेंक देंगे, और जो लेबर है वो क्लास, लेबर क्लास राज करेगी। लेबर क्लास वालों को उसने कहा कि आप ये जो सारे रिच लोग हैं इनकी इंडस्ट्रीज पे कब्जा करो, इनकी जगहों पे कब्जा करो, इनको उठा के बाहर फेंको, इनके सारे पैसों पे कब्जा करो। ये था कार्ल मार्क्स, इसीलिए इसको पेरिस से भी निकाल दिया गया, इसीलिए इसको उधर से, इसको पेरिस से भी निकाल दिया गया और इसको जर्मनी से भी निकाल दिया गया। ठीक है, इसकी इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि ये बहुत जो है साफ हुई और बहुत ही जज्बे के साथ स्टेट के अगेंस्ट बोलता था। ठीक है, फिर इसने कहा कि एक डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म है, वो ये कि जो आपकी पूरी हिस्ट्री है ना, वो इस सारा ये जो टू क्लास स्ट्रगल है ये से भरी पड़ी है। हमेशा लोग उठते हैं अपने हक के लिए, और उठ के फिर किसी को लीडर मुंतखब करते हैं या कोई नया सिस्टम लेकर आते हैं, और फिर एट द एंड क्या होता है कि वो फिर वही दो क्लासेस क्रिएट होती हैं, एक ओप्रेसर और एक ओप्रेस्ड।
जैसे कि अभी ये नेक्स्ट वाले अभी इसने यही बताया हुआ था। ये बड़े मजे का ग्राफ है, इसको जरा समझेगा ना तो बड़ा मजा आएगा, अभी देखने में तो बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होगा। तो शुरू की बात करते हैं। जब एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, जब लोग आप अलग अलग रहते थे, अनऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, तो क्या हुआ कि लोग आपस में मिले और इकट्ठे होके क्या बन गया, एक किसी बंदे ने, पहले कह लो एक कबीला था, कबीले से इकट्ठे लोग मिलते गए, उस कबीले ने एक अंपायर बना लिया। ये बन गया जी एक अंपायर। ये यहाँ से हम यहाँ गए, और यहाँ से जाने के बाद हम, फिर ये एक एम्पायर बन गया। फिर क्या हुआ, वो अंपायर वाला आदमी उसने कुछ देर तो लोगों की मदद की, कुछ देर लोगों के लिए काम किया, पर आहिस्ता आहिस्ता वो अय्याश हो गया, और फिर वो क्या बन गया, बारबेरियन बन गया। और फिर से दो क्लासेस बन गई, लोगों पे ज्यादा सारा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, अपने लिए उसने माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, वो लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दिया। और ये ऐसा हुआ है, हिस्ट्री ये है हमारी। आप ओटोमन एम्पायर भी देखे ना, तो शुरू में इन्होंने अल्लाह ताला के लिए नारा लगाया था, लेकिन एट द एंड आप अगर देखें ना, इन्होंने, इनकी इतनी ज्यादा अय्याशी हो गई थी, इनके हरम होते थे, उसमें लड़कियां होती थी, इनके सोने के खजाने होते थे, तो इन्होंने अय्याशी की एंड पे आके, इसी वजह से ये टूट भी गए। सो यही हुआ, ओटोमन एम्पायर को भी देखना, वो बारबेरियंस बन गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि फिर से लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दी। एरा ऑफ स्लेवरी भी उसी टाइम पर आ गया। ये पुरानी बातें हो रही, तब एरा ऑफ स्लेवरी, आपको पता है अमेरिका के अंदर भी बड़ी स्लेवरी थी, और ये ऑटोमन एम्पायर के टाइम की बात हो रही है। ठीक है। फिर जी लोगों ने एहतजाज किया, और क्या हुआ जी, अरिस्टोक्रेसी आ गई। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है, 10-15 लोग मिलकर गवर्नमेंट कर रहे हैं, या एक पूरी काबीना होती है जो मिलकर गवर्नमेंट कर रही होती है। लेकिन उसमें भी ऐसा हिसाब नहीं होता कि जैसे अभी तो होता है ना, MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, ये ज्यादा सारे लोग होते हैं, वो मिलकर कानून साजी करते हैं। इसमें भी सिर्फ 10-15 लोग होंगे, एक मुशावरती कमेटी है, कह लें 10-15 लोगों की, वो मिलके आपके ऊपर हुकूमत करेंगे। ठीक है। सो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर हुकूमत की, शुरू में इन्होंने आपकी बात सुनी, आपके लिए काम किया, बट क्या हुआ, फिर कुछ अरसे बाद इन लोगों ने भी आप पे जुल्म करना शुरू कर दी, अपने लिए प्रॉपर्टीज बनाना शुरू कर दी, अपने लिए माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ये बॉर्गुइस बन, फिर यहाँ पर क्या हुआ, और फिर बाद में लोगों ने फिर आवाज उठाई, और एंड पे क्या हुआ, ये जो बोर्गेस है, इन्होंने मिलके क्या की, ये जो आम आवाम दोबारा से खड़ी हुई, और फिर आ गई डेमोक्रेसी। ये अब के सिस्टम की बात कर रहा है, जो अब आजकल चल रहा है। सो लोग जो है, सारे गरीब लोग जो है, सारे जो कह लो छोटे लेवल के लोग हैं, उन्होंने मिलके आवाज उठाई, और डेमोक्रेसी आ गई। और अब डेमोक्रेसी में फिर से क्या हो गया कि एक जगह पे प्रोलेटेरिएट्स आ गए, एक जगह पे वो बोर्गेस वाले फिर बैठे हुए हैं, और क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से वही मसले मसाइल चल रहे हैं, और दो क्लासेस दोबारा से क्रिएट हो गई हुई हैं। इवन दो आपने इनकलाब ला के, आपने लड़ लुड़ के, आपने डेमोक्रेसी तो ले आए, लेकिन क्या हुआ, आपने फिर भी वही उन दो क्लासेस के अंदर ही फंसे हुए हैं ना। शुरू चलो यहाँ से देख लो ना, एम्पायर बना था, और फिर वहां पर क्या थे, वो लोग थे जो हमेशा पिसते थे। फिर एरिस्टोक्रेसी बनी, फिर जो लोग पिसते थे, फिर डेमोक्रेसी आई, आप ही लेकर आए, फुल लड़ाई की, सब कुछ किया, और फिर वही प्रोलेटेरिएट्स जो है क्लास आ गई। सो अब उसने कहा कि अब अगर, अब ये एरा ऑफ कैपिटलिज्म चल रहा है, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, जो हम सिस्टम चला रहे हैं, कैपिटलिज्म। अब वो कहता है कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, बस ये लास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बाद से ना, अब हम इंशाल्लाह इसको ठीक कर, इंशाल्लाह तो मैंने कह दिया, उसने इंशाल्लाह नहीं कहा होगा। अच्छा, तो उसने कहा कि अब जो नेक्स्ट आएगा ना कम्युनिज्म, जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें सब लोग बराबर होंगे, तब जाके कोई भी जो वो है क्लास नहीं बनेगी, दो क्लासेस, और ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब नो मोर ट्राइंगल्स होगी। ठीक है, कोई और ट्राइंगल्स नहीं होगी। तो ये उसने कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट था, जो कहता था कि सिर्फ एक ही हल, वो कहता है ना, हल सिर्फ जमात इस्लामी, इसलिए वो कहता था सिर्फ एक ही हल, हल सिर्फ कम्युनिज्म। ठीक है जी। उसके बाद फीचर्स ऑफ मार्क्स ने पढ़ ली, सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, टू क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, क्लासलेस सोसाइटी उसने कहा होनी चाहिए, इन सबको उठा के बाहर फेंको, इनके ऊपर इनकी चीजों पर कब्जा कर लो, और ये बात उसने डायरेक्टली कही थी कि इनकी चीजों पर कब्जा कर लो, इनकी इंडस्ट्रीज पे कब्जा कर लो, इन लोगों के घरों पे कब्जा कर लो, इन लोगों को उठा के बाहर फेंको, कत्ल करो, बाय रेड मीन्स। उसने कहा था बाय रेड मीन्स, रेड मीन्स का मतलब है कि मारो, मारो या मरो। जैसे कि आपको पता होगा, ओटोमन एम्पायर के जो लास्ट एम्पायर थे, सुल्तान अब्दुल हमीद, उनको बोलते थे द रेड सुल्तान। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कत्ल वगैरह जो है उसके लिए मशहूर था।
तो ये बात उसने कही, और उसने कहा कि एक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होनी चाहिए कि जिसके अंदर स्टेट जो है वो आपकी पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करे और सबको, सारे इंडस्ट्रीज को वो कंट्रोल करे, उन उन इंडस्ट्री से जितना मुनाफा आता है सबको इक्वली बांटे सब लोगों में, चाहे आप उधर कोई मैनेजर है, चाहे कोई सीईओ है, और चाहे कोई वहां पर चेयरमैन है या जो भी है, चाहे कोई लेबर है, सबको इक्वल तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा जी, हमने इसके फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म पढ़ लिए हैं, अब हम इसके क्रिटिसिज्म को पढ़ सकते हैं। सारी थ्योरी आपने समझ ली, कम्युनिज्म आपने समझ लिया क्या होता है, मार्क्स मार्क्स किस तरह इसको लाना चाहता था, क्या तरीके थे और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो एज अ क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे ना कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर ये हो जाता। एक तो इसने ये बात थी कि इसने इंटरप्रिटेशन ऑफ जो टर्म क्लास है ना वो उसने गलत दी। ठीक है, सिर्फ ये मसले नहीं है सोसाइटी के प्रोलेटेरिएट और बॉर्गस क्लास मौजूद है सोसाइटी के अंदर। आपने रिलीजन की बेस के ऊपर भी बनाए हुए क्लासेस। कुछ लोग मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में है, हिंदू माइनॉरिटी में। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी में, हिंदू मेजोरिटी में, वहां पे एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर एक झगड़ा चल रहा है। ठीक है, आपने कास्ट की बेस के ऊपर कितनी लड़ाई की, जो कितने अरसे तक बलोची और ये पंजाब पठान चलता रहा, अब तो खत्म हो गया वो, खैर। लेकिन ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये भी एक बहुत मेजर चंक है पूरी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, आपने क्लास का मतलब ही गलत लिया। ये एक कह लो पहला क्रिटिसिज्म है कि इसने सही तरह एड्रेस नहीं किया, और सिर्फ इस एक क्लास स्ट्रगल को हल करने से मुल्क के मसले या पूरी दुनिया के मसले हल नहीं होने वाले। बहुत सारी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, उन सब को एड्रेस करने की जरूरत है, वो सबको एड्रेस करेंगे तो आप एक अच्छा सिस्टम दे सकते हैं। हाँ, आप इससे एक एक क्लास सिर्फ खत्म कर सकते हैं, एक क्लास स्ट्रगल, लेकिन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लास जिनके अंदर स्ट्रगल्स खत्म करना भी मुश्किल है, और जिनके अंदर कोई तरीका ही नहीं है स्ट्रगल खत्म करने का। ठीक है, जैसे कास्ट का वाला जो मसला है, फिर रिलीजन वाला मसला है। इतने सारे मसले हैं, आपने एक मसला हल करके कोई बहुत ही कोई चौड़ा काम नहीं किया। वो ये कह लो एक, इससे सिर्फ एक छोटा सा मसला आपने हल किया। फिर उसके बाद उसने कहा कि इकोनॉमी एज अ सोल बेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी इज नॉट अ सोल बेस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। और भी बड़े मसले, उसने कहा कि हर चीज का मसला जो है ना, हर चीज में जो मसला हो रहा है वो इकोनॉमी की वजह से हो रहा है, पैसे की वजह से होता है, फाइनेंस की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दुनिया में सबसे पहला कहीं कत्ल हुआ है तो वो औरत की वजह से हुआ है। ठीक है, औरत इटसेल्फ एक मसला, मैं कोई फेमिनिज्म या अगेंस्ट या उसके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मसले हैं, जस्ट इकोनॉमी एक मसला नहीं है। ठीक है, अगर एक इंसान जो है वो किसी को कत्ल करता है बगैर के, जैसे अगर कोई एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, उसकी किसी और शादी हो जाती है, वो लड़की को जाके मार देता है। सो इकोनॉमी वहां पर मसला नहीं था, वहां पर आपके जज्बात भी एक मसला था। ठीक है, आपकी साइकी भी एक मसला था। वो इस कंट्री के अंदर जो साइकी वाले लोग हैं जो औरत के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, वो साइकिक पेशेंट्स जो है वो भी एक मसला है। ठीक है, इकोनॉमी इज नॉट अ सोल बेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसने कहा कि क्लास एज अ मीन ऑफ रेवोल्यूशन, कि क्लास स्ट्रगल जो है ये जो है एक रेवोल्यूशन का बेस बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं रेवोल्यूशन कर सकते। दूसरा सबसे बड़ी बात कि प्रोग्राम, ये जो दोनों बातें आपस में मिलती हैं, प्रोग्रेस इज आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन। वो कहता था सबको इक्वल पे मिलेगी। लेट अस सपोज आप एक क्लास या एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, और आपका एक कॉलेज में एक बंदा पढ़ाता भी है, वो उधर का प्रिंसिपल भी है, वो उधर का हेड भी है, वो उधर का फाउंडर भी है। आपको भी सेम पे मिल रही है, उसको भी सेम पे मिल रही है। वो पागल है, वो प्रिंसिपल भी बने, वो सबको हैंडल भी करे, और आप क्या लें सिर्फ पढ़ा कर वही पैसे ले जाएं, और वो सारा कुछ हैंडल करके भी सेम पैसे लें। ऑब्वियसली कोई ना कोई आपको गिफ्ट या कोई ना कोई आपको वो चीजें रखनी पड़ेंगी जिसकी वजह से हर बंदा स्ट्रगल करता रहे। और अभी भी जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने क्या होता है कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको बोनस मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे। आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड रखना पड़ता है ताकि लोग काम करते रहें, लोग आगे बढ़ते रहें। जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशन भी हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है कि लोग आगे कैरियर में जाना चाहते हैं, लोग बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ा घर लेना चाहते हैं। अगर आप ये सारी चीजें खत्म कर देंगे तो लोगों में एक कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा।
और कंपटीशन से ही हमेशा कह लो रेवोल्यूशन आता है, और हमेशा साइंटिफिक इन्वेंशंस कंपटीशन के अंदर होती है। आपको पता है पूरी दुनिया में जितनी ज्यादा साइंटिफिक इन्वेंशन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हुई, कभी नहीं हुई पूरी दुनिया में। सो कह लो कि जब कंपटीशन शुरू हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में कंपटीशन था, तो कंपटीशन ऑलवेज ब्रिंग सम इन्वेंशंस। ठीक है, सो आपने इन्वेंशन वाला सिस्टम तो खत्म कर दी, और लोगों के लिए जो रिवॉर्ड सिस्टम था वो भी खत्म कर दी। सो रह क्या गया पीछे? ठीक है, और आपने पॉलिटिकल क्लासेस बना दी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल क्लासेस। आपने इस सारे सिस्टम को, जो रिच और पुअर वाला जो सिस्टम था, आपने उसको एक सियासी रंग दे दिया। ठीक है, हालांकि ये एक सियासी काम नहीं था, हालांकि ये एक सियासी मसला नहीं था, आपने इसको एक सियासी मसला बना दिया, और आपने लोगों को जबरदस्ती इन्वॉल्व करके कत्लो गारत पे मजबूर कर दिया। मजबूर तो नहीं किया, लेकिन जज्बात को उभारा। ठीक है, उनके, और कई कत्ल हुए इसकी वजह से, कई लोग इसकी बात पे सीरियसली ले बैठे, और उन्होंने वाकई एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया जी, इंडस्ट्रियलिस्ट को मारो, रिच को मारो। भाई मारना जो है ना, वो एक हल नहीं है। जर्मनी में जो वो था, हिटलर था, उसने भी ये किया था ना, कि अपने जो नस्ल के अंदर सारे, या जर्मनी के अंदर जो सारे वो जो लोग थे, जो जिनको कोई लंगड़ा था, कोई या जिसके आंख खराब थी, या उन सबको मार दिया था उसने। डिसेबल्ड लोग जितने थे उन सबको मार दिया था। सो क्या इस तरह आप वो भी जस्टिफाई कर देंगे कि जी उसने भी बड़ा ठीक किया था, क्योंकि वो भी दो क्लासेस क्रिएट हो गई थी, एक ऐसी क्लास थी जो सर्वाइव नहीं कर सकती थी अपने ऑन पे, तो इसने अच्छा किया, उसने उसको मार दिया। सो अगर आप इसको जस्टिफाई करेंगे ना कि इन इंडस्ट्रियलिस्ट को मारना, तो आप फिर इसका मतलब उस जर्मनी में जो नाजी ने काम किया उसको भी जस्टिफाई करेंगे। आप इस क्रिटिसिज्म में बात लिख सकते हैं कि जब आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि ये सही हुआ, तो इसका मतलब आप उस चीज को भी जस्टिफाई कर रहे हैं जो हिटलर ने किया और सारे डिसेबल्ड लोगों को मार दिया, वो भी उसने ठीक किया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप वो नीचे कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और आप नीचे नंबर भी दिया होगा, अगर आपको कोई बात करनी हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारे जो फिलोसफर्स हैं वो खत्म हो चुके हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स थे वो मैंने पढ़ा दिए हुए हैं। बाकी अब मैं पॉलिटिकल पेपर जो है ना 2 का सब सिलेबस शुरू करूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में